ऑप्शन होता है उसका स्क्रीन बड़ा करने का। सो इज एवरीथिंग विजिबल टू यू? सब कुछ विजिबल है, सब दिखाई पड़ रहा है अच्छे से? ठीक है, ठीक है, ओके। सो वी आर स्टार्टिंग द क्लास। सो इन द लास्ट क्लास आई हैव टॉक्ड अबाउट, क्या बात किया था हमने इन द लास्ट क्लास? आई हैव टॉक्ड अबाउट बेसिकली क्या क्या फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में हमने बात किया था, और उसी के बारे में आगे भी बात करेंगे। ठीक है, कि हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं ओवरऑल। ओके, तो कई सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। लास्ट हमने बात किया था कि दैट ओवरऑल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। आई हैव एक्सप्लेन सम ऑफ द टर्म्स देयर इन द यस्टरडेज क्लास। व्हाट इज द रिपब्लिक, व्हाट इज द सॉवरन? सॉवरन का मतलब होता है कि वी आर इंडिपेंडेंट इन आवर ओन अफेयर्स। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट जो सुप्रीम में बैठा हुआ है उसको हमने इलेक्ट किया है। ठीक है ना, मतलब कोई किंग और क्वीन वहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। एक मिनट, ये कैसे ऐड होगा? जस्ट मिनट, लेट मी। ठीक है, ओके, ट्रेजर गर्ल्स। ओके, वेलकम दीपेश एंड ट्रेजर गर्ल्स। सो इफ एनीवन हैज एनी डाउट ही और शी कैन स्पीक। ठीक है, बात कर सकता है और अपने डाउट को यहाँ पर बता सकता है। ठीक है, आपकी मैं इसमें आवाज़ भी सुन सकता हूँ इस ऐप में। सो दिस इज द फीचर इन दिस ऐप। सो इफ एनीवन हैज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। ठीक है, बता देगा मुझे, कोई डाउट है किसी को तो। नाउ सो सॉवरेंटी, रिपब्लिक, इन सब के बारे में बात कर लेंगे। और कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? वन थिंग इज द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। व्हाट इज दिस? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यानी कि फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, फ्रॉम दैट डे, है ना, यानी कि 1947, सॉरी 1950। ठीक है ना, 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 से ही हमने क्या किया, सबको हमने क्या कर दिया, राइट टू वोट दे दिया। तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज इट इज नथिंग जस्ट राइट टू वोट। बात समझ गए? इवन अगर आप बात करोगे यूएस में, तो यूएस में सबको एक साथ नहीं मिला था, है ना। देयर वाज अ जो ब्लैक का इशू था एंड दी एंटी अपार्थाइड मूवमेंट था, उसकी वजह से सबको एक साथ नहीं मिल पाया था, कई सारे इशूज थे वहाँ पर। तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो राइट टू वोट है कैसा राइट है? लाइक इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है ना, या दिस इज अ लीगल राइट? कैसा राइट है? तो इट इज़ अ लीगल राइट, इट इज़ अ लीगल राइट, और यू कैन से एज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है ना, बिकॉज इट इज मेंशन वेयर, राइट टू वोट और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इट इज मेंशन अंडर 320 326। ठीक है, 326 में इसका मेंशन किया गया है। 324 में क्या है? 324 में इलेक्शन कमीशन इज देयर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट के बारे में। और फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट होता है 12 से 35। 12 से 35, तो ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में तो नहीं आता। हेंस इट इज अ लीगल और द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देन इंडिया में क्या, सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब क्या होता है? सिंगल सिटीजनशिप मीन्स दैट यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। आप भारत के नागरिक हो, ऐसा नहीं होता कि आप नागालैंड के नागरिक भी हो, सिक्किम के भी हो, असम के भी हो, नहीं। यू आर ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया। हमने ये कहाँ से अडॉप्ट किया है? यूके से अडॉप्ट किया, ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। ठीक है ना, इन द यूएसए देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल सिटीजनशिप। यानी कि आप, फॉर एग्जांपल, समवन इज लिविंग इन द न्यूयॉर्क, ठीक है ना, सो इफ समवन इज लिविंग इन द न्यूयॉर्क, सो ही विल बी और शी विल बी द रेजिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क आल्सो एंड यूएसए आल्सो। ठीक है, तो प्रॉपर वो आप पूरे कंट्री का भी होते हैं और प्रॉपर जिस स्टेट में रह रहे हो वहाँ कर भी होते हैं। पर इंडिया में क्या है? इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। एंड दिस सिंगल सिटीजनशिप समहाउ क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये हमारी यूनिटी को दिखाता है कि हमारे हमारे आसपास कितनी यूनिटी है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। ओवरऑल इंडिया क्या है? एक मेन लैंड का पार्ट है। ठीक है ना, एंड इंडिपेंडेंट बॉडीज, कई सारी जो बॉडीज हैं वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि दोज बॉडी, है ना, ये गवर्नमेंट बॉडीज है। कौन सी बॉडीज है? गवर्नमेंट बॉडीज है। एंड दीज गवर्नमेंट बॉडीज आर नीदर इन द कंट्रोल ऑफ द जुडिशरी नॉर इन द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाँ, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज वट एवर दे आर डूइंग, है ना, दे आर डूइंग विद सम इंटेंशन, कई सारी चीज़ें बोल सकते हो। बट इट इज़ इंडिपेंडेंट बॉडी, है ना, मेंशन अंडर 324। इंडिपेंडेंट काम करती है, इस पर कोई दबाव नहीं है ना। यूपीएससी जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में कैग का मेंशन किया गया है। कैग है क्या? कैग क्या है? ओवरऑल जितना भी पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है, ठीक है, उस पैसे का हिसाब किताब रखना कि गवर्नमेंट ने कहाँ पैसा खर्च किया, कितना पैसा खर्च किया, सही से खर्च किया, नहीं खर्च किया।
ठीक है ना। ये सारा काम कौन करता है, ये काम करता है हमारा कैग काम करता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CAG। देखो लिखा ना ऑडिटर, ऑडिटर का मतलब क्या होता है, ये ऑडिट करता है, ऑडिट करता है उस अमाउंट को, ठीक है ना। देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन भी है, अगर बाहर से किसी ने अटैक कर दिया तो क्या करेंगे, तो इंडिया में इमरजेंसी प्रोविजन भी है। और मैंने बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल नेचर का है, यानी कि सेंटर और स्टेट साथ में मिलकर काम करते हैं। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या होती है, जो सेंटर है उसी का आधिपत्य हो जाता है, यानी कि ओवरऑल जो स्टेट गवर्नमेंट का रूल होता है या उसकी जो गवर्नेंस होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। एंड सिंगल गवर्नेंस स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम दी सेंट्रल लेवल, ठीक है ना। ना इमरजेंसी, देयर आर थ्री टाइप ऑफ इमरजेंसी विच इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। कौन कौन सी, पहला बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में, अभी डिटेल में बात करेंगे पर अभी यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। नेशनल इमरजेंसी मेंशन अंडर आर्टिकल 352। और मैंने बताया था, जैसे मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने बताया था, जैसे बजट शब्द बताया था, बजट मैंने कहा था बजट इज नोवेयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में क्या लिखा है, आर्टिकल 112 में लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट शब्द मेंशन नहीं है वहाँ पर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। तो दिस इज द वर्ड दैट इज मेंशन देयर, क्लियर। उसी तरह से कैबिनेट जो शब्द है, ये क्या हो गया, अब कौन बार बार जा रहा है, जाओ मत भाई, क्लास करो अच्छे से, ठीक है ना। इन द सेम वे, ठीक है ना, इन द सेम वे सब कुछ सही है ना, इफ एवरीथिंग इज ओके टाइप बता दीजिए मेरे को, सब सही है, आवाज आ रही है बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं। हम्म, ठीक होगा सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कैबिनेट जो शब्द है, ये मैं क्या कह रहा था, जो कैबिनेट शब्द है उसी तरह कैबिनेट शब्द जो है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट कैबिनेट शब्द को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया अंडर आर्टिकल 352। कैसे इंट्रोड्यूस किया, वाया 44th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट से इसको लेके आए। और अगर नेशनल इमरजेंसी की बात किया जाए तो नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार लग चुकी है। कब कब लगी है, जब चाइना से वॉर हुई थी 1962 में, फिर पाकिस्तान, फिर उसके बाद बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में, और उसके बाद जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण इंदिरा गांधी लगाई थी 1975 में, ठीक है। तो ये 3 ऐसे इंसिडेंट हैं, 3 ऐसे केसेस है, सिचुएशन जहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगी है। तो ये हो गया 352 में नेशनल इमरजेंसी। फिर आती है आपकी, आती है 356। ये क्या है, दिस इज द स्टेट इमरजेंसी, किसी स्टेट में इमरजेंसी लग गई, उस कंडीशन में जो स्टेट की जो मशीनरी है वो फेल हो जाती है, यानी कि ओवरऑल जो स्टेट में रूल चल रहा है लेजिस्लेचर का वो फेल हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं द फेल्योर ऑफ द मशीनरी ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। तब ये स्टेट इमरजेंसी लगती है। एंड नेक्स्ट इज दी, लास्ट इज दी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो 360 में लगती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे यहाँ पर कहीं पर नहीं लगी हुई है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में कभी भी नहीं लगी हुई है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, जो भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनकी भी सैलरी रिड्यूस हो जाती है। देन हमने क्या किया भाई, हम चाहते थे कि पावर को क्या करें, सेंट्रलाइज नहीं करें, ठीक है ना। ओके, गिव मी ए सेकेंड, गिव मी ए सेकेंड, गिव मी ए सेकेंड। या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि हमें क्या करना है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं करना है, ठीक है। हम नहीं चाहते सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, तो हमने क्या किया, 3 टायर ऑफ द गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 टायर ऑफ द गवर्नमेंट, कि ओवरऑल हायरार्की जैसे बनाई, तो हायरार्की में सबसे टॉप डाउन पे, सबसे टॉप पे क्या है, पावर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट है, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, लोकल गवर्नमेंट को भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। ताकि जो लोकल लोग हैं ओवरऑल, यानी कि जो थर्ड टायर पे बैठे हैं, है ना, तो वो उस चीज़ को मैनेज कर सकें। इसी को बोलते हैं पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, PRI, PRI, जिसमें 2 चीज़ आती हैं, बात करते हैं म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत। पंचायत, पंचायत कहाँ होती है, पंचायत होती है रूरल एरिया में, रूरल एरिया में, ठीक है ना। म्यूनसिपालिटी कहाँ होती है, अर्बन एरिया में, ठीक, अर्बन एरिया में। और ध्यान है ना, पंचायत में भी बात करते हैं, जैसे एक बात करते हैं, नगर पालिका सुना होगा आपने, नगर पालिका, ठीक।
और एक होता है नगर निगम। नगर पालिका को क्या बोल देते हैं हम लोग, बोल देते हैं दैट म्युनिसिपल काउंसिल, इसको बोल देते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, और इसको बोलते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन। तो नगर पालिका कहाँ होती है, जो जो छोटा शहर होता है, सिटी है पर छोटी सिटी है, वहाँ नगर पालिका होगी। और नगर निगम कहाँ होता है, जहाँ पर बड़ा सिटी होता है, बड़ा शहर होता है, वहाँ पर नगर निगम होता है। जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, इस साइड में बड़े बड़े शहर में, ईटानगर हो गया, ठीक है, तो इस तरह से। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये पंचायत होती है कहाँ पर, गाँव में, लेकिन वो गाँव जहाँ पर ट्राइबल एरिया है, जहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर ट्राइबल एरिया है, जहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं, वहाँ पंचायत की जगह क्या लगता है, वहाँ पंचायत की जगह लगता है पैसा। पैसा नहीं, पैसा। पैसा क्या है, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एक्ट ऑफ 1996। तो 1996 में एक एक्ट आया था पैसा, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996, ठीक है। ये क्या लगता है, ये लगता है कहाँ पर, ये लगता है उन रूरल एरिया में जहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं। तो ठीक है, तो ये थ्री टायर ऑफ द गवर्नमेंट है। ये कैसे आया था, 73rd अमेंडमेंट लेके आए थे 1982 में, और 74th अमेंडमेंट लेके आए थे, और इसको हमने इंट्रोड्यूस किया था। ये सारे फीचर्स हैं, क्लियर। कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारे संविधान में कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी प्रावधान है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, ओवरऑल कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है कि दो लोग या कई सारे लोग एक साथ मिलके वो काम कर रहे हैं, और उन्हें एक सोसाइटी बना दी, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि वो कॉपरेशन से काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अमूल। अमूल का दूध आता है, आपने देखा होगा, पिया होगा शायद आपने, ठीक है। तो अमूल का जो दूध आता है, तो अमूल क्या है, अमूल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना। गुजरात के आसपास के जो फार्मर थे, उन्होंने क्या किया, अमूल को एक ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी इंट्रोड्यूस किया हुआ था। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का जो प्रावधान है, ये बेसिकली 97 अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था 2011 में। उसके अलावा फंडामेंटल राइट में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का प्रावधान दिया गया है अंडर 91C। अभी सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ाएंगे हम, ठीक है। मेरी स्पीड तो तेज़ नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है ना, थोड़ी स्पीड तो रखनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मेरी स्पीड तो तेज़ नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ बता दीजिए मुझे। हम्म, ठीक है स्पीड, ठीक, ओके। उसके बाद बात करते हैं शेड्यूल्स के बारे में। शेड्यूल्स, शेड्यूल्स क्या है, मैंने बताया था कि आर्टिकल्स दिए गए हैं हर जगह, है ना, आर्टिकल्स हैं हमारे पास। आर्टिकल्स मतलब क्या हो गया, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। तो शेड्यूल्स क्या है, अब अगर आर्टिकल में ही सारी चीज़ें डाल देंगे, फॉर एग्जाम्पल ये पंचायत वाला है, ठीक है ना, अब पंचायत के कुछ आर्टिकल्स हैं, अब हर चीज़ अगर इन्हीं आर्टिकल के अंदर डाल देंगे, तो क्या होगा, आर्टिकल बहुत बल्कि हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो उस बल्कीनेस को कम करने के लिए हमने एक कॉस्मेटिक चेंज किया हुआ है। व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेड अ कॉस्मेटिक चेंज, ठीक है ना। और हमने जो डिटेलिंग है वो इन शेड्यूल्स के अंदर कर दी है। द डिटेलिंग्स ऑफ द आर्टिकल्स आर मेंशन अंडर द शेड्यूल्स, बस इतना ही है। मेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव द आर्टिकल्स, द डिटेलिंग ऑफ द आर्टिकल्स आर मेंशन अंडर द शेड्यूल्स। सो हियर वी हैव 12 शेड्यूल्स। कितने शेड्यूल्स होते हैं, क्या देखिएगा, 12 शेड्यूल्स हैं, 12। इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था, ठीक है, तो वहाँ पे शायद 8 थे, 8 से फिर 12 हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे कि 12 शेड्यूल्स आपको याद कैसे करना है। तो उसको याद करने का एक तरीका मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। 12 शेड्यूल को याद करने का तरीका क्या है, तरीका आपको याद करना है, यूएस, यूएस तो बताइएगा, यूनाइटेड स्टेट्स। तो यू मतलब पहला, एस, और S43RPM, बस ये याद करना है, यूएस और S43RPM, क्लियर। इतनी चीज़ आपको पढ़नी है, और यहाँ से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। कैसे समझना है, आप समझ लेते हैं, देखो। यूएस, यू का मतलब होता है यूनियन एंड टेरिटरी, यानी कि जो पहला शेड्यूल है वो किसके बारे में बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट दी यूनियन एंड टेरिटरीज, ठीक है ना। फर्स्ट शेड्यूल इज टॉकिंग अबाउट दी यूनियन एंड टेरिटरीज, यू। एस क्या बात करता है, एस बात करता है सैलरी के बारे में, सैलरी ऑफ MP MLA इन सब के बारे में, तो यूएस हो गया। ओ, ओ का मतलब होता है क्या, ओथ। ओ का मतलब क्या होता है, ओथ। यहाँ पर ओथ के बारे में बात किया गया कि ओथ ऑफ द लोकसभा के जो लोकसभा का स्पीकर है उसकी ओथ, है ना, MLA MP की ओथ, इस तरह के बारे में। फिर आर का मतलब होता है सीट्स ऑफ राज्यसभा। एस फॉर शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरिया, ठीक। तो यानी कि ये क्या हो गया, जैसे यू है ना पहला वाला यू, तो ये हो गया फर्स्ट, यानी शेड्यूल 1। एस मतलब शेड्यूल 2, ओथ, ओथ मतलब शेड्यूल 3, और आर मतलब शेड्यूल 4, और एस मतलब जो शेड्यूल्ड एरिया है, ये हो गया 5,
अब यहाँ पर आता है सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल क्या है? ये है सिक्स्थ शेड्यूल असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। देखो ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 5 में शेड्यूल्ड एरिया मेंशन्ड है। शेड्यूल्ड एरिया क्या होता है? जहाँ पे ट्राइबल रहते हैं। और ट्राइबल ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ट्राइबल पूरे इंडिया में रहते हैं। तो वो उसका मेंशन कहाँ किया गया है? उसका मेंशन क्या है? शेड्यूल 5 में। हम रोमन में लिखते हैं शेड्यूल 5। ठीक। बट अगर हम ट्राइबल एरिया की बात करें, वो भी, एक मिनट, कोई और है, ठीक है, ओके। एंड इफ वी टॉक अबाउट, अगर हम बात करें इसकी ट्राइबल एरिया के बारे में, ठीक। और कौन सा ट्राइबल एरिया? ट्राइबल एरिया ऑफ द असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। दीज 4 ट्राइबल एरिया। So what it means? It means the tribal area is there throughout the Indian territory. So in that condition, that is mentioned in under Schedule 5. So Schedule 5 में भी tribal area mentioned है, clear? But tribal area is also mentioned in the Schedule 6. And what is the difference between the Schedule 5 and the Schedule 6 tribal area? Schedule 6 में we are only talking about the Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram. So there could be a direct question, ठीक है ना? That what is the difference between Schedule 5 and Schedule 6? या प्रीलिम्स में आ सकता है that how many states are there in the schedule 6, then you have to mention असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसको याद करते हैं कैसे? ATMM या फिर AMTM, कैसे भी याद कर लो इसको। सो ये हो गया 6 शेड्यूल। नेक्स्ट इज दी 7th। तो 7th इज अबाउट ये 3 में 3 आ जाएंगे इसमें, 1 2 3। लिस्ट, लैंग्वेज एंड लैंड। जो 7th है वो कौन सा है? 7th है आपका लिस्ट। लिस्ट में कौन सी लिस्ट है? 3 तरह की लिस्ट आती है इसमें, 3 तरह की लिस्ट। सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर मतलब वो सेंटर लिस्ट में वो सब्जेक्ट मेंशन है ऑन विच द स्टेट विल, ऑन विच द सेंटर विल ओनली मेक द लॉज। स्टेट लिस्ट वो सब्जेक्ट मेंशन है ऑन विच ओनली द स्टेट विल मेक द लॉ। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट मेंशन है ऑन विच द सेंटर एंड द स्टेट बोथ कैन मेक द लॉज। क्लियर? So this is कितनी हो गई हमारी? 7, 8, 9। 9 we have done। 10th is the R। R means anti-defection law। Anti-defection law, this is the 10th one, 10th schedule, ठीक है ना? And this 10th schedule was introduced with the 52nd amendment of Act of 1985। Anti-defection law, what it means? इसका मतलब क्या होता है? When an MLA और MP है ना jump है ना from one party to other party, they switch the party, ठीक है? तो उसके लिए लेके आए थे anti-defection law। And next is the 11th and 12th। 11th is about the panchayat that I was talking about, the third tier of the government and the municipalities। Now what you need to know more about it, how many subjects are there in the panchayat? So first of all, panchayat, it is mentioned in the 11th schedule, municipality in the 12th schedule। but part कौन सा है? It is part 9 and part 9, it's part 9A, not B। part 9 and part 9A, ठीक है? How many subjects are there in the panchayat? 29 subjects in the panchayat, ठीक। और म्यूनसिपालिटी में कितने हैं? 18। ठीक है, म्यूनसिपालिटी में कितने हैं? 18 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक। नेक्स्ट इज किस अमेंडमेंट से पंचायत को लेके आए थे? वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। और ये म्यूनसिपालिटी भी किससे आई थी? म्यूनसिपालिटी आई थी 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। सो दीज आर द 12 शेड्यूल्स। याद कैसे किया है? यूएस और S43 आर पीएम। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब इनकी डिटेलिंग है यहाँ पे, पढ़ लेंगे। चलिए थोड़ा सा प्रियम्बल के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत तो पूछ लें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या जो समझ में नहीं आया? क्लियर सब? एवरीथिंग इज ओके? ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं कि प्रियम्बल के बारे में किसने क्या कहा, थोड़ा सा उसके बारे में, है ना। एवरीवन हैज गिवन सम कमेंट रिगार्डिंग द प्रियम्बल। सो देयर इज अ पर्सन नोन एज द एन ए पालकीवाला। ही सेड दैट प्रियम्बल, जो प्रियम्बल है ना, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आईडी कार्ड को दिखा के आप बता सकते हैं ना कि आप उसका किसी का आईडी कार्ड देख के कि कहाँ काम करता है, उसकी डिटेलिंग के बारे में, ओवरव्यू, जनरलाइज्ड रिव्यू के बारे में। उसी तरह इट इज द अन्य पालकीवाला सेड दैट इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द constitution। Next,
KM मुंशी, दिस पर्सन सेड दैट इट इज द हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप ना कुंडली देखते हैं, हॉरोस्कोप ऑफ द सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्लियर। और जो प्रियम्बल है, इसी को हमने बताया था, किसी बुक का जो प्रीफेस होता है, किसी बुक का जो प्रीफेस होता है उसको प्रियम्बल कहते हैं। तो किसी बुक का जो प्रीफेस होता है, जो पहला पन्ना होता है, उसको प्रीफेस कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में, यानी कि रूल बुक में जो पहला पन्ना है उसको हम प्रियम्बल बोले, बस इतना ही डिफरेंस है। किसी भी किताब का जो पहला पन्ने को बोलते हैं प्रीफेस, बट कॉन्स्टिट्यूशन के केस में हम उसका पहले पन्ने को हम प्रियम्बल बोल रहे हैं। ठीक। प्रियम्बल को जब कैसे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जो नेहरू ने, ठीक है ना, नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ही हैज इंट्रोड्यूस द प्रियम्बल एज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि किसी चीज का उद्देश्य क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग। सो नेहरू इंट्रोड्यूस्ड preamble as the objective resolution। objective, और किस चीज का ऑब्जेक्टिव, the objective for the constitution, what is the objective of the constitution, constitution क्यों बना रहे हैं। so Nehru introduced the objective resolution in 13th of December 1946, which was adopted on the 22nd of Jan of 1947। ठीक है, क्लियर बात हो गई। अब बात करें थोड़ा सा प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल, नॉन जस्टिशिएबल, और यू कैन से नॉन इन्फोर्सेबल, नॉन इन्फोर्सेबल, है ना, यानी कि इसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि नहीं नहीं ये सॉवरेंटी सेक्युलर मेंटेन नहीं कर पा रहा स्टेट। उसी तरह मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल, नॉन इन्फोर्सेबल। फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिशिएबल, नॉन इन्फोर्सेबल। बट फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल भी हैं और इन्फोर्सेबल भी हैं। फंडामेंटल राइट वर्ड है, यू कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, अंडर आर्टिकल 226। क्लियर। और जब भी प्रेमल की बात करेंगे तो मैंने बताया था केबीसी के बारे में बात करेंगे, केशवानंद भारती केस ऑफ 24 अप्रैल 1973, है ना। तो वहां पर क्या स्ट्रक्चर आया था, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी, बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट देयर हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। इन जो की वर्ड्स है इसके बारे में बात कर चुके हैं कल। सॉवरेंटी मतलब क्या हो गया, कि हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वी आर फ्री इन आवर ओन अफेयर्स, इंटरनली और एक्सटर्नली। पहले हम नॉन अलाइनमेंट के बारे में बात करते थे ना, वी हैव द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नाउ वी हैव मूव फ्रॉम द नॉन अलाइनमेंट टू द ऑल अलाइनमेंट, सबसे दोस्ती करेंगे। ठीक है ना। सोशलिस्ट मतलब जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है ना, यानी कि जो स्टेट का इंटरफेरेंस रहेगा, है ना, वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना है। सेक्युलर बता दिया मैंने आपको, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ द सेक्युलरिज्म है, ठीक है ना। एंड दिस, प्लीज पे अटेंशन, प्रियम्बल में 3 वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था via the 42nd Amendment Act of 1976, and this amendment is also known as the mini constitution, है ना। जो 42nd amendment था उसको मिनी constitution भी बोलते हैं। why? because so many laws have been introduced by this amendment, है ना। so अब यहाँ पर बात किया जाए तो 42nd amendment से 3 शब्द इंट्रोड्यूस किए गए थे। what are these words? ISS, these 3 words were introduced via the 42nd Amendment Act of 1976। कौन कौन से हैं? इट इज द इंटीग्रिटी, वन वर्ड, फिर उसके बाद सेक्युलर और सोशलिस्ट। ये 3 वर्ड इंट्रोड्यूस किए गए थे वाया दी 42nd अमेंडमेंट, ये पता होना चाहिए, प्रेम्बल में इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है ना। डेमोक्रेटिक तो पता ही है आपको, है ना, डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है। रिपब्लिक का मीनिंग मतलब बता दिया था कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय अस। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। एंड देन हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, टिटुलर हेड होता है, इसके पास पावर नहीं होती है। एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? वो है प्राइम मिनिस्टर, जिसके पास एक्चुअल पावर होती है, हु हैज द एक्चुअल पावर। ठीक है ना। ओके, फिर बात करते हैं कि यहाँ पर एक और शब्द मेंशन है प्रियम्बल में, जस्टिस। और जस्टिस 3 तरह का जस्टिस है, और जस्टिस कहाँ पर मेंशन है? 3 तरह का जस्टिस है। पहला जस्टिस है क्या आपका, दी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। These 3 types of justice which is mentioned in the preamble। ठीक है। अब ये जस्टिस इंश्योर कैसे होंगे? देखो, सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस जो है, ये दोनों जस्टिस डीपीएसपी में मेंशन है, डीपीएसपी में।
और पॉलिटिकल जस्टिस जो है ये मेंशन है हमारा फंडामेंटल राइट में। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस इज यू कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, यू कैन कास्ट द वोट, तो आप वोट कास्ट कर सकते हो अंडर आर्टिकल 226 326। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है आपके पास, कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ है क्या, तो मतलब और उसके बाद इलेक्शन भी लड़ सकते हो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के, या किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ गए। या यूपी में अगर बात की, आपने सुना होगा यूपी में फॉर एग्जाम्पल दैट चंद्रशेखर रावण है ना, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है ना, फ्रॉम दी एससी सीट, क्लियर, शेड्यूल कास्ट सीट। तो कहने का मतलब क्या कि पॉलिटिकल जस्टिस दिस इज इंश्योर्ड बाय द फंडामेंटल राइट, यू हैव दिस, बट social and economic justice this is ensured by the DPSP, and you know very well that DPSP it is non enforceable and non justiciable। तो वही बात हो गई कि टुमारो यू कैन नॉट गो टू द स्टेट और स्टेट से बोलो कि नहीं नहीं ये सर, या सुप्रीम कोर्ट चले गए, सर देयर इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड, बिटवीन मी एंड माय नेबर, बिटवीन मी एंड अडानी, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम है क्योंकि स्टेट के ऊपर डीपीएसपी को इन्फोर्स करने का कोई भी कंपल्शन नहीं है, बिकॉज डीपीएसपी दे आर नॉन जस्टिसेबल नॉन इन्फोर्सेबल, ठीक है ना, दे आर नॉन जस्टिसेबल एंड नॉन इन्फोर्सेबल, क्लियर, ठीक। फिर बात आता है लिबर्टी, लिबर्टी है ना, लिबर्टी इज द अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, देखो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, क्या था कि which of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? Protection against the tyranny of the political rules, absence of restraint, opportunity to do whatever one likes, opportunity to develop oneself fully। तो आंसर हमारे सामने है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? absence of restrictions on the activity of the individual, ठीक है ना। और ये क्यों कर रहे हैं? ताकि वो फुली ग्रो कर सके, ठीक है ना। देन इक्वालिटी, इक्वालिटी मेंटेन करना है, फॉर द इक्वालिटी है ना, कई सारे आर्टिकल्स है, आर्टिकल 14 15 16 17, ठीक है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। पॉलिटिकल इक्वालिटी 326 से मेंटेन हो रही है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। पहले जो थी वो राइट टू वोट की जो एज थी वो 21 थी, उसको घटा के कितनी कर दी? उसको घटा के कर दी हमने 18, ठीक है। 61st अमेंडमेंट 1999 से, पहले 21 साल थी, अब 18 कर दी, ठीक है ना। और आर्टिकल जो 39 है ऑफ द डीपीएसपी, ये भी इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में बात करता है। फ्रेटर्निटी क्या होती है? भाईचारा, है ना, वी नीड टू मेंटेन द ब्रदरहुड, है ना, अच्छे से बात करनी है, अच्छे से एक दूसरे से अच्छे से बात करनी है, व्यवहार करना है। फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड। इवन द सिंगल सिटीजनशिप ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द फ्रेटर्निटी। डुअल सिटीजनशिप होगी तो पीपल विल से नहीं नहीं, आई एम नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम द सिटीजन ऑफ लेट्स से यूपी ओनली, बंगाल ओनली, है ना, नागालैंड ओनली। बट इन दिस कंडीशन जो सिटीजनशिप है वो क्या करता है? यूनिटी को मेंटेन करता है, फ्रेटर्निटी को मेंटेन करता है, क्लियर, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो हम इतना सब समझ में आया? कोई डाउट इतने में पूछे? इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ आस्क मी। इतना समझ आ रहा है? कोई डाउट है? पूछे, प्लीज टेल मी योर डाउट इफ एनीवन हैज एनी डाउट। दीपेश, कुणाल, विम्सिकल, ट्रेजर, एनी डाउट? सब सही चल रहा? समझ में आ रहा सब? ठीक है, अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या? अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। व्हाट आर दी आर्टिकल्स? आर्टिकल्स कुछ नहीं है, आर्टिकल्स आर जस्ट द रूल बुक। ठीक है, रूल बुक है। इसी रूल बुक से हमारा संविधान चल रहा है, हमारा देश चल रहा है, ठीक है ना। सो इट इज व्हाट इट इज
द रूल बुक। ठीक है, ये क्या है? रूल बुक। इट इज द लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड। तो इंडिया का ये लॉ है, इसी से सारी चीजें चलेंगी। क्लियर? नो, अब यहाँ पर इन आर्टिकल को समझना है और यहाँ आपको याद भी करना है। पहला आर्टिकल क्या कहता है? देखो, सबसे पहले इन कहीं पर भी जो लड़ाई होती है, फाइट होती है, किस लिए होती है? द फाइट हैपन्स फॉर द सेक ऑफ द लैंड, फॉर द सेक ऑफ द लैंड। ठीक है ना? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द लैंड, टेरिटरी के बारे में बात करेंगे। और इस तरह से अभी याद रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अभी बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, सो आर्टिकल 1 to 4 वी विल, आर्टिकल 1 to 4 विल टॉक अबाउट यूनियन एंड टेरिटरीज। ठीक है, जमीन, जमीन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लेट में क्लास ज्वाइन किया आपने। सो आर्टिकल 1 to 4 सब समझ में आ रहा है? प्लीज मेंशन, प्लीज टाइप यस, बता दें मुझे सब समझ में आ रहा है तो, कोई डाउट हो पूछ लें। सो आर्टिकल 1 to 4 टॉक अबाउट द यूनियन टेरिटरीज। देन 5 to 11 इट्स टॉक अबाउट द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। आई टोल्ड यू इंडिया में कैसे सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप है। फिर उसके बाद 12 to 35 ये टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट। देन 36 to 51, ठीक, ये डीपीएसपी, डीपीएसपी। ठीक, एंड देन 51A, दिस इज व्हाट, दिस इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर? अभी हम क्या बात करने जा रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट दी, वी आर टॉकिंग अबाउट दी फर्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 1। सबसे पहला क्या है? लैंड के बारे में। ठीक है ना? तो आर्टिकल 1 ये बात करता है नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन, नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। क्लियर? तो यहां पर क्या बोल रहा है? पहला आर्टिकल कहता है इंडिया। अब डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन दी गई इंडिया की। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर बहुत सारी यूनियंस थी, बहुत सॉरी बहुत सारे स्टेट्स थे, उनका वो यूनियन है ना? यू हर्ड अबाउट द नेम ऑफ वल्लभ भाई पटेल। ही हैज डन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया and he is also known as the Bismarck of India. Why? Because the Bismarck has done the unification the same as, or the Vallabhbhai Patel has done the unification of India the same as the Bismarck has done of Germany. पर अभी पता है जर्मनी इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, है ना? फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए वहाँ पर, है ना? क्यों हो गया? क्योंकि नॉर्थ एक पाइपलाइन जो थी रशिया से जो आ रही थी, है ना, वहाँ से अब उसको सस्ता गैस नहीं मिल रहा है। दिस इज द रीजन। क्लियर? तो हमने क्या किया? वी हैव अडॉप्टेड टू नेम फॉर आवर कंट्री। फर्स्ट इज इंडिया, सेकंड इज द भारत। इंडिया इज, इट इज द मॉडर्न नेम, भारत इज द कल्चरल नेम। दोनों नाम को अडॉप्ट कर लिया, कोई डिबेट नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्लासिकल नेम भी है, मॉडर्न नेम भी है। सो इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ये पहला आर्टिकल कहता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है द स्टेट एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। यानी कि अब देखो, इसकी डिटेलिंग यहाँ करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। If we do the detailing of this thing, detailing of this article, so it will become very bulky. So what we have done, we have mentioned everything in the first schedule. बात किया ना? US और S43, US, U मतलब यूनियन एंड टेरिटरीज। ठीक है? सो नेक्स्ट थर्ड क्या कहता है? दिस इज आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 1A 1A3, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना? 1A का आर्टिकल 1 3, टेरिटरीज ऑफ द इंडिया शैल कंप्राइजेस ऑफ। अब देख लो इंडिया में कौन कौन सी चीजें आएंगी, उसको बात कर लेते हैं। तो टेरिटरीज ऑफ द इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। ये कौन सी स्टेट है? यूपी, बिहार, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, ये डिफरेंट स्टेट्स हैं। सो द टेरिटरीज ऑफ द इंडिया, द टेरिटरीज ऑफ द इंडिया शैल बी कंप्राइजेस ऑफ द स्टेट्स। क्लियर? डिफरेंट स्टेट्स है। नेक्स्ट, यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फिफ्थ शेड्यूल। यानी कि पहली चीज तो स्टेट्स होंगी यहाँ पे। टेरिटरी के मतलब, कहने का मतलब क्या है? जो टेरिटरी शब्द मेंशन है, टेरिटरी शब्द, उस टेरिटरी शब्द के अंदर क्या क्या आएगा? तो पहले तो क्या आ जाएगा? पहले स्टेट्स आ जाएंगे सारे। ठीक, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद यूनियन टेरिटरीज आ जाएंगे, दिल्ली हो गई, लक्षद्वीप हो गए, चंडीगढ़ हो गया। ठीक है ना? उसके बाद क्या आएगा? सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। और कोई और टेरिटरी जिसको हमने एक्वायर कर लिया है लेटर ऑन विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब क्या है? टेरिटरी शब्द जो है बहुत ज़्यादा वाइडर टर्म है, वाइडर टर्म है। यूनियन टेरिटरी स्पेसिफिक है,
बट टेरिटरी टर्म बहुत ज़्यादा वाइडर है। फॉर एग्जाम्पल अक्साई चीन हमने उसको ले लिया, पहले वो नहीं था मेंशन। या सिक्किम बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, 2A को ऐड किया। क्लियर बात होगी इतनी? ठीक है, आगे बात करें। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। आर्टिकल 2 क्या बात करता है? द एडमिशन और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। एक आर्टिकल 2 है, एक आर्टिकल 3 है। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ द एरिया बाउंड्री ऑन द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। इन दोनों में अंतर क्या है? एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 में बात कर रहा है द एडमिशन और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, यानी कि एडमिशन। पहला बात कर रहा है एडमिशन। एडमिशन का मतलब क्या हो गया कि पहले से कहीं पे एक स्टेट था, यहाँ पर हम सिक्किम का एग्जाम्पल देंगे। सिक्किम वॉज ऑलरेडी स्टेट इन, ठीक है ना, इंडिया में नहीं था पर स्टेट एक था, एक कंट्री था सिक्किम। अब सिक्किम को हमने अपने अंदर ले लिया, इंडिया के अंदर ले लिया, इंक्लूड कर लिया, तो अब ये इसको बोलते हैं हम लोग एडमिशन। तो आर्टिकल 2 क्या कह रहा है? आर्टिकल 2 बात करता है द एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अब इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या हो गया? अक्साई चीन, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि वो पहले नहीं मेंशन था, टेरिटरी मेंशन नहीं थी, ठीक है ना, गिलगित बलूचिस्तान, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, उसको अपने अंदर ले लिया। सो दैट इज मीन्स इस्टेब्लिशमेंट। पहले उसको एस्टैब्लिश किया और फिर लिया, यानी कि पहले से वो स्टेट मेंशन नहीं था। तो आर्टिकल 2 में क्या बात कर रहा है? आर्टिकल 2 में बात कर रहा है द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। क्लियर? और आर्टिकल 3 में बात कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट। ये कहाँ से नया स्टेट कहाँ से बन रहा है? ये मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा स्टेट था, फॉर एग्जाम्पल असम इज अ वेरी बिग स्टेट, ठीक है ना। वैसे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। मेनलैंड इंडिया में जैसे मान लीजिए यूपी को मैं बोलूँ तो यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। तो अब अरुणाचल प्रदेश को लेट्स से गवर्न करने में इशू आ रहा है, लेट्स से द पीपल आर फेसिंग इशू इन गवर्निंग द स्टेट, तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। या किसी एक स्टेट का नाम चेंज करना है, ठीक है ना, नाम चेंज करना है। तो अगर आपको क्या करना है, इफ़ यू वांट टू अल्टर द एरिया और बाउंड्री ऑफ ए स्टेट, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया, ठीक है ना, उत्तर यूपी से उत्तराखंड बन गया, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ द एरिया ऑफ और द बाउंड्री ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, ठीक है। और उसका नेम भी चेंज करना, अगर किसी एक स्टेट का नाम भी चेंज करना है तो वो यहाँ से होगा, कहाँ से? आर्टिकल 3 से, ठीक है। तो आप समझ गए भाई कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है। अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। प्लीज पूछ लीजिए एक बार। आई होप किसी को डाउट नहीं शायद, ठीक है ना। तो इसमें आर्टिकल 3 में क्या कहता है? इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, एरिया स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकता है, घटा सकता है, अल्टर कर सकता है बाउंड्री को, या नेम को चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर सिंपल सी बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी लॉ मेड, इफ वी मेड एनी लॉ अंडर आर्टिकल 2 और 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द सप्लीमेंट्री इंसिडेंटल एंड द कंजुगेंशियल मैटर, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि देखो, कहने का मतलब है कि अगर हम आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी चेंज कर रहे हैं, है ना, यानी कि किसी नए स्टेट को लेके आ रहे हैं या पहले से स्टेट को चेंज कर रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारी जो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल है वो भी चेंज होगा। फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में क्या था? फर्स्ट में था यू, यानी कि यूनियन टेरिटरीज, तो जब वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि हमारे पास नई टेरिटरी आ गई है, एक टेरिटरी चली गई है, कुछ भी ऐसा। यू एस और 1 2 3 4, फोर क्या था? सीट्स ऑफ राज्यसभा, उसके लिए राज्यसभा की सीट्स भी देनी पड़ेंगी, ठीक है, सीट्स ऑफ राज्यसभा देनी पड़ेगी। तो इसलिए फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में क्या होगा? चेंज होगा। और कोई भी काम जो हम आर्टिकल 2 और 3 से कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। नो सच लॉ अफोरसेड शैल बी डीम्ड
एज एन अमेंडमेंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ 368, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये हमारा क्या खत्म हो गया, ये हमारा खत्म हो गया 1 से 4 का पार्ट, 1 to 4। तो 1 to 4 किसके बारे में बात कर रहा था, यूटी के बारे में बात कर रहा था, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात कर रहा था। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दी सिटीजनशिप। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट सिटीजनशिप, वी हैव टेकन द सिटीजनशिप फ्रॉम द ब्रिटेन। ठीक है, यानी कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन। क्लियर? नेक्स्ट, in India we have the single citizenship, and please pay attention, aadhar aadhar card, it is the proof of your residence, not of your citizenship। और एक और ध्यान रखना, एक होता है रेजिडेंस एंड वन थिंग इज दी डोमिसाइल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेजिडेंस एंड अ डोमिसाइल? डोमिसाइल डोमिसाइल जो होता है ना, डोमिसाइल इज योर परमानेंट रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस। रेजिडेंस मतलब क्या होता है, जहां पर आप क्या करते हो, रिसाइड करते हो, रहते हो। लेट्स से कि आप रहने वाले हो सिक्किम के, बट फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन यू हैव वेंट टू असम। ठीक है ना? सो योर डोमिसाइल इज वेयर, इट इज योर परमानेंट रेजिडेंस, इट इज इन द सिक्किम, बट फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन यू हैव वेंट टू द असम। तो असम में परमानेंट नहीं रहते हो, वहां थोड़ी देर के लिए रहने गए हो, तो दैट इज योर रेजिडेंस। ठीक है, एंड आधार कार्ड इट इज द प्रूफ ऑफ योर रेजिडेंस, नॉट ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिंपल सी बात करें, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और 2019 में है ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है, जिसमें 2014 को एज ए डेट लाइन मार्क किया हुआ था। तो वहाँ पर क्या था कि कोई भी जो जो भी सिख है, ठीक है, ये जैन है या फिर क्रिश्चियन है, ठीक है ना, या पारसी हैं, ठीक है ना, या हिंदू हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 सिख, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, हिंदू। ठीक है ना? तो इस तरह की जो भी कुछ कम्युनिटीज़ हैं, ओवरऑल अगर ये आसपास की कुछ कंट्रीज़ में, कौन कौन सी कंट्रीज बताई थी, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो यहाँ पर अगर हैं, ठीक है ना, तो वो इंडिया में आ सकती हैं। ठीक है ना, और वो डेट ऑफ लाइन 2014 जो 14 के बाद आई हैं, मतलब वो 14 से पहले आई हैं। ठीक है, तो उनको सिटीजनशिप देने की बात की गई थी। तो ये यहाँ पर काफ़ी बवाल चल रहा था, मतलब इशू थे यहाँ पे। फिलहाल अभी इसको जाने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। ठीक है ना? नेक्स्ट इज द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव बीन माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। बस इतना ही समझना है इसमें कि यहाँ पर किसके बारे में बात करें, उन लोगों के बारे में जो इंडिया में आ गए हैं पाकिस्तान से। बस फिर क्या 7 नंबर पे क्या बात कर रहा है, राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, वो लोगों के बारे में सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान चले गए हैं। ठीक, नेक्स्ट इज राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ये बात कर रहे हैं एनआरआई के बारे में, नॉन रेजिडेंस इंडियन, इंडियन है पर नॉन रेजिडेंट, रहते नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ये एनआरआई की डेफिनेशन कहाँ मेंशन होती है, आईटी एक्ट में। आईटी एक्ट जो होता है ना, आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000, वहाँ पर एनआरआई की डेफिनेशन मेंशन किया गया, क्योंकि उनको टैक्स भरना पड़ता है ना, टैक्स यहाँ भरते हैं। पर्सन ऑफ वॉलंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। द मोमेंट, जैसे ही द मोमेंट यू एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, फॉर एग्जाम्पल यू हैव वेंट टू यूएसए, इंडिया के रहने वाले हो पर यू हैव वेंट टू यूएसए फॉर सम वर्क, यूएस चले गए, ठीक, जॉब कर रहे हो वहाँ पे, थोड़ा टाइम आपको वहाँ पर ग्रीन कार्ड मिल गया। ग्रीन कार्ड इज द सिटीजनशिप ऑफ द यूएसए, ग्रीन कार्ड मिल गया। और अगर आपको ग्रीन कार्ड वहाँ का मिल गया है, सो मीन्स यू हैव एक्वायर्ड द सिटीजनशिप, परमानेंट रेजिडेंस हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप या तो खुद इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दोगे, या गवर्नमेंट आपको बोलेगी द मोमेंट यू हैव एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ द अनदर कंट्री योर सिटीजनशिप विल नेचुरली लैप्स। ठीक है ना? कमल जी, आप बहुत देर में आए, क्लास इज अबाउट टू फिनिश, गॉट द पॉइंट? So the moment you acquire the citizenship of another country, the Indian government or the state, Indian state, है ना, will going to naturally absolve your citizenship.
और यू बाय योर सेल्फ रिलिंक्विश द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और इसमें एक और पॉइंट होता है विच इज इंपॉर्टेंट। लेट्स से यू आर एन इंडियन, ठीक है ना, यू आर एन इंडियन। नाउ वन मोर पॉइंट इज देयर कि यूएस में क्या होता है, यूएस में देयर इज अ पॉइंट नोन एज द सॉली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इफ यू बॉर्न ऑन द सॉइल ऑफ यूएस, if you born on the soil of the US, then you will become automatically the citizen of USA। बात समझ गए, citizen of USA। so let's say there's a person A, है ना, जो कि कहाँ पैदा हुआ है, he born in the on the soil of the USA। उसके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स B and C, they are the parents and they are Indian, clear? In this condition this A person till the age of 18 will have the dual citizenship। जो बेबी पैदा हुआ है, दिस ए पर्सन टिल द एज ऑफ द 18 विल हैव द डुअल सिटीजनशिप। कौन सिटीजनशिप? द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एंड द यूएसए। द मोमेंट शी और ही टर्न्स 18, नाउ शी और ही हैज टू डिसाइड, ठीक है ना, वेदर शी वांट टू कैरी द इंडियन सिटीजनशिप और द यूएस सिटीजनशिप। एट दैट मोमेंट शी हैज टू रिलिंक्विश द सिटीजनशिप ऑफ वन कंट्री। अगर इंडिया की रिलिंक्विश कर देगी तो यूएस वाली कैरी हो जाएगी, और यूएस की खत्म की तो इंडिया वाली। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट ये आर्टिकल 11 इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ। यानी कि जो पार्लियामेंट है, जो भी सिटीजनशिप का कोई भी इशू होगा, विल बी ओनली रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट, विल ओनली बी रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट। कई सारे इश्यूज है जो पार्लियामेंट रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, सो दैट लॉ कैन बी ओनली ब्रॉट बाय द पार्लियामेंट। स्टेट गवर्नमेंट नहीं ला सकती उसको, ठीक है। Now in the next class we'll go from the fundamental right, पर कुछ और चीजें बात कर लेते हैं, है ना, and then you will put your doubt forward। और चीजें क्या बात करने हैं, देखो हमने अभी क्या बात किया, हमने बात किया फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4। फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 ये क्या था? फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 इट इज द यूनियन एंड टेरिटरीज, यूनियन एंड टेरिटरीज, यूनियन एंड टेरिटरीज। और टेरिटरी बहुत ब्रॉडर टर्म है। टेरिटरी में क्या क्या आता है? टेरिटरी में स्टेट भी आ गया, है ना, यूपी बिहार असम ये सब आ गया, नागालैंड आ गया, यूनियन टेरिटरी भी आ गया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी जो एक्वायर्ड टेरिटरी है दैट इंडिया विल गोइंग टू हैव इन द नियर फ्यूचर, वो भी आ गया। देन फ्रॉम 5 to 11 वी हैव दी सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। और ये क्या है, ये मैं क्लासीफाई क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज दिस इज पार्ट 1। कोई पूछेगा पार्ट 1 में क्या मेंशन है? यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 2 में मेंशन क्या है? सिटीजनशिप। पार्ट 3 में क्या मेंशन है? स्टेट फंडामेंटल राइट 12 से 35 फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में। पार्ट 4 में क्या मेंशन है? और रोमन में लिखोगे आप, पार्ट 4 में 36 से 51 इट इज डीपीएसपी। पार्ट 4 ए में क्या मेंशन है? अब 5 नहीं आता, इसके बाद 4 ए आ जाता है। 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल ड्यूटीज, प्लीज पे अटेंशन, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी ये दोनों क्या है? नॉन इन्फोर्सेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल और नॉन जस्टिशिएबल। तो व्हाट इज द इन्फोर्सेबल एंड व्हाट इज जस्टिशिएबल? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट दे आर इन्फोर्सेबल आल्सो एंड जस्टिसेबल। यानी कि अगर ये पूरे नहीं होते हैं, देन यू कैन जस्ट वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। नाउ इफ एनीवन हैज एनी डाउट आस्क मी प्लीज। कोई डाउट है पूछिए। या रंजीत, विम्सिकल, ट्रेजर, समझ में आई क्लास? ठीक है, एनी डाउट? ओके ओके ओके, एंड व्हाट अबाउट यू ट्रेजर, रंजीत? Okay, Ranjit, got it everything? Okay, fine. Okay, and I'll share the link of the Telegram channel with the sir, ठीक है ना, और I'll convey this message that please share the link with you all guys so that you can have the access of all the content and the current affairs too, है ना, जो मैं डेली बेसिस पे पोस्ट करता हूँ वहाँ पर, ठीक है ना, you can have it।
And in the Telegram channel, there's also one group of WhatsApp, ठीक है ना, where you can access all the न्यूज़पेपर ऑन द डेली बेसिस, इवन जो जो पास्ट न्यूज़पेपर हैं, यू कैन एक्सेस देम टू फ्रॉम दैट ग्रुप, ठीक है ना, यू सो यू गोइंग टू join that group from there. Okay. Okay. Oh, sure. Okay, thank you so much for the wonderful class. I'll meet you in the next class tomorrow, and be prepared for the fundamental right. So please kindly just read about the fundamental right, so that it will be easy for me to convey the message and convey and take the forward the fundamental right chapter for you guys. Okay. Okay, sure. Okay, thank you so Okay. much. Thank you for the lovely class. Thank you.